नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो तैयार है सभी? हाँ भाई, तो ध्यान देना थोड़ा सा। अपन आज अपनी साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, है ना। साइंस में तीनों पार्ट है। थोड़ा सा एक मिनट, रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए सभी। हाँ भाई, नमस्कार। चलिए, साइंस की आज क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ध्यान देना भाई, अपन सिंपल वे में देखते हैं तो अपने तीन पार्टीशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की हम चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री में अपने विशेषकर दो ही टॉपिक है महत्वपूर्ण एचएम वालों के लिए, है ना। ये टॉपिक जो है ये एक कॉमन टॉपिक है। आज का जो टॉपिक अपन ले रहे हैं ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक रहेगा रीट और हेडमास्टर दोनों के लिए। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल वे में एचएम के बैच की मैं बात करूं, है ना, 11 अक्टूबर को एग्जाम डिसाइड हो चुकी है ना। तो इसमें ज्यादा साइंस का पार्टीशन ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, नंबरिंग बहुत अच्छी है लेकिन पार्टीशन ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में मात्र दो ही टॉपिक है, केमिस्ट्री में मात्र दो ही टॉपिक है। फिजिक्स में भी मात्र दो ही टॉपिक है ना। क्योंकि फिजिक्स में पहले 7 टॉपिक थे जो इस बार नए सिलेबस में बिल्कुल हटा दिए गए हैं, मात्र दो ही टॉपिक रखे हैं, है ना। और जैसे तो लाइट वाला, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, प्रकाश और विद्युत। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसमें केमिस्ट्री में भी दो ही टॉपिक है ना, रिएक्शंस, है ना, भौतिक और रासायनिक रिएक्शंस की बात की गई है। और इसके अलावा कार्बन यौगिक की बात की गई है, कंपाउंड्स, है ना, उसकी चर्चा की गई है। तो मात्र दो ही टॉपिक फिजिक्स में है, दो ही टॉपिक अपने केमिस्ट्री में है। हाँ, अपने यहाँ 7 टॉपिक हो जाते हैं। बायोलॉजी में 7 टॉपिक है। बायो में कितने टॉपिक है भाई? 7 टॉपिक है ना। जिनमें से ही कोई ज्यादा नहीं है कि साहब दिक्कत करने वाले हो। सातों टॉपिकों में महत्वपूर्ण से भाई सेल्स की बात की गई है ना, कोशिकाओं की बात की गई, नॉर्मल वे में बात है। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ह्यूमन डिजीज के बारे में, है ना। ह्यूमन डिजीज की अपन चर्चा कर रहे हैं आज से, जो आपके सभी के सामान्य टॉपिक है ना, मानव रोग। और ये ऐसा प्रत्येक भर्ती में, चाहे राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मानव रोग टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है ना। तो अपन सीधे सीधे मानव रोग की चर्चा करें। देखो, मानव रोग के एक तो इसमें आपसे पूछा था कारण क्या है, एक निवारण क्या है, कारण और निवारण। ये आपका सिलेबस में दिया गया टॉपिक है, सीधा सीधा सिलेबस में। हेडमास्टर के भर्ती में भी जब हम चलते हैं तो सबसे अंतिम टॉपिक है ना, हम अंतिम से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो भाई मानव रोग जो है, कारण और निवारण, मानव रोग कारण और निवारण, ये टॉपिक है। इसी में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है साथ में, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के लाभ। कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के लाभ। यहाँ राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से पूछा गया है कि भाई कुपोषण और मानव स्वास्थ्य का जो लाभ है वो राजस्थान के संदर्भ में बताना है हमें। यानी राजस्थान के बारे में विशेष रूप से पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कुपोषण, यहाँ राजस्थान की प्रकृति कुपोषण की कैसे है, क्या है, और मानव स्वास्थ्य के यहाँ किस तरह से लाभ उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में केवल राजस्थान से संदर्भित पूछा गया है। एक है महामारी के बारे में, महामारी है कोविड-19, है ना। महामारी कोविड-19 ये रीट में है ना। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों? मानव रोग के आधार पर आ सकता है, रीट में भी अलग से नहीं दे रखा है, रीट में अलग से नहीं दे रखा है, केवल मानव रोग के आधार पर इसमें से प्रश्न उठाया जा सकता है ना। और हेडमास्टर जो भर्ती है एचएम के अंतर्गत अलग से दे रखा है कि महामारी कोविड-19 और ब्लैक फंगल, और ब्लैक फंगल, महामारी कोविड-19 और ब्लैक फंगल के बारे में सामान्य जानकारी, है ना। इन दोनों के बारे में अपने को सामान्य जानकारी बतानी है, बिल्कुल नॉर्मल जानकारी, है ना, जनरल, बिल्कुल जनरल, है ना। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं। अपना टॉपिक मानव रोग
कारण और उपचार, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के लाभ, राजस्थान के संदर्भ में, और महामारी कोविड-19 और ब्लैक फंगल की सामान्य जानकारी, इसके हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं मानव रोग, है ना, ह्यूमन डिजीज। देखिएगा, अगर मानव रोग की मैं बात करूं, ह्यूमन डिजीज की बात करूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ह्यूमन डिजीज की अगर चर्चा की जाए, मानव रोग की अगर चर्चा की जाए, तो बहुत सिंपल और सरल है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। देखो, डिजीज, डिजीज यानी रोग, है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं कम समय में थोड़ा ज्यादा आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है उतना ज्यादा, क्योंकि एग्जाम दोनों निकट है, रीट वालों की भी निकट है और एचएम वालों की भी निकट है, यानी दोनों में मात्र 10 दिन का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है ना। तो ह्यूमन डिजीज की मैं बात करता हूं, यानी मानव रोग, है ना। मानव का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिजीज का मतलब ध्यान रखना। देखो, डिस इज, डिस प्लस इज, है ना। इज का मतलब क्या होता है? सहज। इज का मतलब क्या होता है भाई? सहज। डिस का मतलब नहीं, यानी जब हम सहज महसूस नहीं करते हैं, यानी हम क्या महसूस करते हैं? असहज महसूस करते हैं। जब हम असहज महसूस करते हैं, बिल्कुल, मतलब कि हमारा सुख चैन छिन जाता है, हमारा आराम छिन जाता है, हम आराम से नहीं रहते हैं, जब हम सुख चैन से नहीं रह पाते हैं, बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई ना कोई रोग है। भाई, अधिक नींद आ रही है तो असहज की स्थिति नहीं है भाई, हम बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, तो एक तरह से मतलब असहज की स्थिति नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं उसमें भी, है ना। हमारा हल्का सा सर दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमें चलने में दिक्कत आ रही है, हमें घूमने में दिक्कत आ रही है, हमें उठने में दिक्कत आ रही है, हमारा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, है ना, हमें टॉयलेट ज्यादा लग रही है, हमें प्यास ज्यादा लग रही है, हर तरह की प्रॉब्लम है भाई। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समस्या जिसमें हम थोड़ा भी असहज महसूस करें, वो बीमारी है, वो क्या है? रोग है। तो उन्हीं रोगों की हम चर्चा कर रहे हैं। रोग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान देना। रोगों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है, दो समूहों में बांटा जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं, अगर रोगों का वर्गीकरण करें तो रोग प्रमुखतया कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। ये ध्यान रखना आपको कि रोग जो है ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग। अब भाई बात यह है कि जन्मजात रोग तो कौन से होते हैं और उपार्जित रोग कौन से होते हैं? भाई जन्मजात की बात करूं तो जन्म से ही विद्यमान होते हैं, है ना। ऐसे रोग जो जन्म से ही क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। ध्यान देना, जो जन्म से ही विद्यमान हो, जैसे मान लो आपके छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि साहब कई जगह, है ना, सब जगह नहीं लेकिन कई 100 में से एक आध देखे, है ना, कि साहब काफी सारे, जैसे मतलब हृदय में छेद होना, जन्म से ही बच्चे के हृदय में क्या पाया जाता है? छेद पाया जाता है। तो वो तंत्रिका तंत्र के कारण, है ना, या असामान्यता जो अपना बॉडी है उसमें असामान्य किसी भी कारण से हो सकता है, वो नॉर्मल वे में असामान्य वजह है कि साहब अपना जो हम सही तरह से हमारा उस समय पालन पोषण नहीं हुआ, जब हम गर्भ में थे उस समय, या फिर उस समय हमें सही खाने को नहीं मिला, या सही सिस्टम जो है उस समय बिगड़ गया हो, कुछ ना कुछ रोग का असर हो गया हो बॉडी पर। रोग है ये जन्म से विद्यमान होते हैं, जैसे ये क्या जन्मजात रोग है। उपार्जित रोग की बात करूं, ये जन्म के बाद अर्जित होते हैं, जन्म के बाद विकसित हो जाते हैं, वो रोग क्या कहलाते हैं? उपार्जित रोग कहलाते हैं। जन्म के बाद जो रोग विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपार्जित, एक्वायर्ड रोग, है ना। इनको हम कह सकते हैं कॉन्जेनिटल रोग और एक्वायर्ड रोग, है ना। तो सिंपल वे में समझना कि रोग, मैं डिजीज की बात कर रहा हूं, डिजीज का मतलब सिंपल वे में समझना असहज, डिस इज यानी असहज महसूस करना। जब हम असहज महसूस करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या होता है? रोग होता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान देना। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वो होते हैं जो हमारे शरीर में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। उपार्जित रोग होते हैं जो मतलब कि जन्म के बाद में विकसित होते हैं, है ना, एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल वे में समझना भाई, जो उपार्जित रोग है इन्हें पुनः दो भागों में बांटते हैं। उपार्जित रोगों को पुनः कितने भागों में बांटते हैं? उपार्जित रोगों को अपन पुनः दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से? एक संक्रामक, एक असंक्रामक, यानी संचारी और गैर संचारी। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। सिंपल वे में समझना,
कि उपार्जित रोग, जो एक्वायर्ड रोग होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज होती है जो, है ना, जो एक्वायर्ड डिजीज होती है उन्हें पुनः अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, है ना। एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। यहां आपको ध्यान में रखना यह है, संक्रामक को अपन संचारी भी बोल सकते हैं, जो दूसरों में संचारित होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, है ना, और जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, है ना, वो किसी भी तरह से फैल सकते हैं, कि साहब किसी वस्तु के माध्यम से फैल सकते हैं, है ना, बिंदुकाओं के माध्यम से फैल सकते हैं। जैसे मान लो कोई खांसता है, खांसी है, खांसी संक्रामक होती है ना, कोई खांसता है तो उसकी बिंदुकाएं जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उससे हमें भी खांसी आने लग जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये संक्रामक है ना। तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, और असंक्रामक रोग जो संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, इन्हें हम गैर संचारी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल। कोई सा भी नाम आए ज्यादा माथा पड़ी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल वे में समझना है ना। कि उपार्जित रोगों को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल, यानी संचारी और गैर संचारी, अथवा यूं कह सकते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। सिंपल वे में समझने का प्रयास करना आप, कि किसी भी जैव कारक या रोग जनक के कारण, ध्यान देना, किसी भी जैव कारक या रोग जनक के कारण जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। यानी संक्रामक रोग कैसे होते हैं, रोग जनक से, रोग कारक से, है ना, पैथोजन के कारण। इसके कारण, पैथोजन के कारण, यानी संक्रामक जो रोग होते हैं, है ना, ये रोग जनक के कारण होते हैं, रोग कारक के कारण होते हैं, रोग कारक के कारण, पैथोजन के कारण होते हैं। पैथोजन का मतलब समझना, जैसे विषाणु है, जीवाणु है ना, प्रोटोजोआ है, कृमि है। यानी सिंपल सी बात, मैं, आप स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट से, है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल है ना, मानव रोग बहुत सिंपल है। और इस क्लास के अंत तक आप शायद बहुत अच्छे से रोगों के बारे में जान लोगे, है ना, क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वातावरण में है ना, हमारे आसपास हैं, है ना, हमने इनके बारे में सुन रखा है। तो हमें क्या है, इसके बारे में पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। किसी भी रोग के बारे में, जैसे मान लो खसरा, खसरा क्या है, सबने खसरा का नाम सबने सुन रखा है, बस इतना सा ही बताना खसरा है क्या, तब तक आंसर आ जाता है ना। खसरा किस के कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है, वायरस से होने वाला रोग है खसरा, है ना। और भाई संक्रामक है या असंक्रामक है, संक्रामक है। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल वे में, है ना, अपने यहाँ पर कारण, एक तो रोग का कारण क्या है, जो टॉपिक है, जो सिलेबस में है ना, वो जो एचएम सिलेबस में वो है रोग का कारण क्या है और उसका उपचार क्या है। रीट में क्या है, कारण उपचार लक्षण क्या है, बस लक्षण और जुड़ गया, कारण उपचार के साथ लक्षण बताना है। तो मैं तीनों चीजें एक साथ बताता हूं जिससे हमें दिक्कत ना आए। अगर लक्षण भी आ जाता है तो भी कोई समस्या नहीं आती है, कारण भी आ जाता है तो भी समस्या नहीं आती है, उपचार की बात करें तो भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल में समझना, रोग कितने प्रकार के हैं भाई, एक बार फटाफट से आप उच्चारण करते रहो साथ साथ में मेरे, कि रोग कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। रोग कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के हैं, एक जन्मजात और एक उपार्जित रोग, है ना। जन्मजात वो रोग होते हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं, उपार्जित रोग वो होते हैं जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, ठीक है, यानी अक्वायर्ड रोग की बात कर रहे हैं। तो उपार्जित रोगों को हमने पुनः कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, एक संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक रोग, है ना, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, है ना। असंक्रामक रोग जो विशेषकर जो हमारी तंत्र मतलब कोई विशेष कारण से, असंक्रामक, मैं यहां नोट कर देता हूं पहले। उपार्जित रोग हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी उपार्जित रोगों को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। इसको हम कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं। कई बार अगर नाम चेंजिंग लगे अपने को कहीं पर भी, तो अपन क्या है कि साहब सीधे सीधे बता सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, या अपन बोल सकते हैं संचारी और गैर संचारी। ठीक है, यहां बात ध्यान में रह जाएगी। यानी कि ये जो रोग जो है संक्रामक रोगों की अगर अपन बात करें, तो ये रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। इनके लिए इनका जो रोग जनक होता है, ये किसके कारण होते हैं? रोग जनक के कारण या रोग कारक के कारण, पैथोजन के कारण होते हैं। ये पैथोजन के कारण होते हैं, रोग कारक के कारण होते हैं, रोग जनक के कारण होते हैं। जैसे सिंपल सी बात ध्यान रखना कि जब संक्रामक रोग किसी में होता है तो ये सामाजिक चिंता का विषय हो जाता है। ये किसका विषय हो जाता है? सामाजिक चिंता का। क्यों? क्योंकि एक के साथ दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी कि साथ एक दूसरे को संक्रमित करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसलिए सामाजिक चिंता का विषय है ना। ये विशेषकर विषाणुओं से फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से फैलते हैं, कृमि से फैलते हैं, है ना। यानी ये रोग किन से होते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि से होते हैं, है ना। अपने को नॉर्मल वे में ध्यान रखना, एक एक को हम पढ़ेंगे बहुत सिंपल वे में। अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं एक एक चीज को। दूसरी बात अपन कर रहे हैं कि साहब गैर संचारी रोग, जो गैर संक्रामक रोग होते हैं वो किससे होते हैं? विशेष कारणों से होते हैं। जैसे मान लो किसी का कोई मुख्य अंग है, उसने सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर दिया, या कोई पोषक तत्व की न्यूनता आ गई। सिंपल वे में समझना, असंक्रामक रोग, गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात करूं तो ये विशेष कारणों से फैलते हैं। किससे फैलते हैं भाई? कोई विशेष कारण। अभी विशेष कारण क्या हो सकते हैं? जैसे पोषक न्यूनता, यानी साहब हमें सही मात्रा में सही पोषक नहीं मिल पाते हैं, है ना। कुपोषण का हम शिकार हो जाते हैं। तो सही मात्रा में जब पोषक नहीं मिल पाते, हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और कुपोषण से हमें नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो असंक्रामक रोग है ना। वो गैर संचारी रोग है, वो नॉन कम्युनिकेबल रोग है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारा कोई तंत्रिका तंत्र है, कोई विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी मुख्य अंग है, कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है सुचारू रूप से। कोई अंग जो है वो काम करना अगर बंद कर दे, कोई भी मुख्य अंग सुचारू रूप से काम करना बंद कर दे, तो वो क्या होता है भाई? तो उसके वजह से भी असंक्रामक रोग हो जाता है। ये कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, संक्रामक जो रोग होते हैं, है ना, ये पुनः दो भागों में बांटे गए हैं। संक्रामक रोगों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यानी यूं कह सकते हैं, एक तो ये डायरेक्ट फैलते हैं, एक नॉन डायरेक्ट। यानी एक तो ये प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं, प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं, एक ये अप्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं। यानी संक्रामक व्यक्ति संक्रमित होता है, डायरेक्ट रूप से हो जाता है, और नॉन डायरेक्ट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति संक्रमित जब होता है, संक्रमित होता है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है उसमें। हाँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जैसे चेचक है, गोनोरिया है, क्षय है, काली खांसी है, रेबीज है, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के कारण होते हैं, है ना। और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होता है, उससे अप्रत्यक्ष संचारी संक्रामक रोग। पुनः थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बहुत सिंपल वे में, लास्ट तक आपको बहुत आनंद आ जाएगा इसमें कि साहब संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज की अपन बात करें, है ना, तो इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले, है ना, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलने वाले। एक होते हैं अप्रत्यक्ष संचरण से फैलने वाले, यानी हम किसी के संपर्क में नहीं आए, है ना, लेकिन फिर भी कोई मक्खी मच्छर उड़ करके, जैसे हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये क्या है? कोई मक्खी कोई मच्छर जो है वो रोग जनक को उठाकर लाता है ना, और अपने अंदर डाल देता है ना। भाई जैसे मान लो मलेरिया है ना, तो मलेरिया जो है उसका रोग जनक कौन है ना, रोग वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज रोग वाहक है। मादा एनोफिलीज क्या है? रोग वाहक है। वो क्या करती है कि साहब रोग जनक को, भाई सिंपल सी बात है, अपने अंदर रखती है, अपने अंदर आश्रय देती है, उसको पालती है, पोसती है ना। जब हमारे को काटती है वो, तो हमारे अंदर जो है वो वायरस को छोड़ देती है ना। तो वो क्या हो गया? वो अप्रत्यक्ष संचरणीय है।
प्रत्यक्ष संचरणीय हम किसी, जैसे मान लो किसी को चेचक हो रखा है, हम उसके संपर्क में आ गए, है ना, तो उसके संपर्क में आने से चेचक हमारे अंदर भी फैल जाता है। यानी कोई मक्खी मच्छर इत्यादि जो थे वो लेकर के नहीं आए, हमने डायरेक्ट उससे संपर्क किया और डायरेक्ट, जैसे मान लो कोई बिंदुकाएं हैं, कोई छींकता है, खांसता है ना, तो काली खांसी है, वो बार बार खांसता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर वो रोग फैल जाता है ना। तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष संचरणीय होता है किसी वस्तु पे। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है ना, अभी कोविड वाला है, ये प्रत्यक्ष संचरणीय है, ये प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट संचरणीय रोग है कोविड। कैसे भाई, सिंपल सा, किसी व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो उससे फैल जाता है ना। कोई वस्तु के वह हाथ लगाता है, वस्तु के हाथ लगाता है, जहां भी जाता है किसी न किसी वस्तु के हाथ लगा देता है ना, और वायरस उस पर चिपक जाते हैं, है ना। हम जाते हैं, वस्तु के हाथ लगाते हैं और वायरस हमारे हाथों से होते हैं हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी प्रत्यक्ष संचरण, डायरेक्ट में डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है ये भी। मतलब जिसका कोई वाहक नहीं हो, डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले रोग कौन से होते हैं, जो या तो किसी, जैसे रोगी के कपड़े छूने से, रोगी के छुई हुई कोई वस्तु को छूने से होते हैं, है ना, रोगी के खांसने छींकने से हो जाते हैं, है ना, या रोगी के सांसों के कारण हो जाते हैं, हवा से हो जाते हैं, वायु से हो जाते हैं, पानी से हो जाते हैं, है ना। कि साहब वो रोग कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं। वो कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले होते हैं, जिनका कोई रोग वाहक नहीं होता है। इनका कोई रोग वाहक नहीं होता, रोग जनक होता है लेकिन रोग वाहक नहीं होता है। अपन देखेंगे रोग जनक रोग वाहक क्या होते हैं। तो ध्यान देना कि रोग वाहक जिसका नहीं होता है ना, कोई कैरियर नहीं होता है, यानी सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जिसका कोई पैथोजन नहीं होता है, जिसका कोई कैरियर नहीं होता है, वो होते हैं प्रत्यक्ष संचरणीय। कौन से होते हैं, यानी जिसका कोई वाहक ना हो, जिसका कोई रोग वाहक ना हो, वो प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले रोग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, नॉर्मल में अपन देखते हैं, जैसे चेचक, गोनोरिया, चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, है ना, क्षय, काली खांसी, काली खांसी, ये क्या है भाई, ये प्रत्यक्ष संचरणीय है, मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इनका, है ना। रेबीज है, रेबीज की अपन बात करें, है ना, खसरे की बात करें, रेबीज, खसरा, इन्फ्लुएंजा की भी अपन बात करें, इन्फ्लुएंजा, तो ये रोग क्या है भाई, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले रोग हैं, है ना। सिंपल वे में समझने का प्रयास करना यहाँ पर, बिल्कुल सरलतम तरीके से। एक होते हैं अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, है ना, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, कोई रोग वाहक होता है, इनके लिए कोई पैथोजन होता है। पैथोजन का मतलब क्या है, रोग वाहक। इनके लिए कोई ना कोई कैरियर होता है, यानी वाहक। जिसका कोई वाहक हो, जिसका कोई रोग वाहक हो, पैथोजन हो, कैरियर हो, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं, है ना। वो डायरेक्ट रोगी के संपर्क से नहीं फैलते हैं, लेकिन, है ना, जब कोई मक्खी मच्छर जो है, जैसे दूषित खाने पर कोई मक्खी मक्खी बैठ गई, वो आती है और वो हमारे अन्य खाने पर बैठ जाती है, हम उस खाने को खा लेते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, जैसे हमें हैजा हो जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग वो रोग होते हैं जो जिसके कोई रोग वाहक होते हैं, डायरेक्ट नहीं फैलते हैं बल्कि किसी मक्खी मच्छरों के कारण फैलते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग होते हैं। जैसे हैजा, मैं बात सिंपल वे में करूं, समझने का प्रयास करना। जैसे हैजा है, मलेरिया मान लो भाई, मलेरिया जो होता है वो भी किससे होता है, अप्रत्यक्ष संचरणीय है। मलेरिया भी क्या है भाई, क्यों, क्योंकि मादा एनोफिलीज जो है वो आकर के हमें काटती है, तो हमारे अंदर वायरस छोड़ देती है, तो मलेरिया। टाइफाइड है ना, डेंगू, है ना, डेंगू का रोग भी कब फैला था, है ना। इसके अलावा अपन देखते हैं तो एक फाइलेरिया आता है, फाइलेरिया, टाइफस जो है, अमीबा मान लो, है ना। तो ये जो रोग है ये क्या है, अप्रत्यक्ष संचरणीय है। बात समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, है ना, ये रोग जो है ये सामाजिक चिंता का विषय होते हैं। क्यों, क्योंकि ये संक्रमण के कारण फैलते हैं, और ये जो है ये असंक्रामक होते हैं, संक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत चिंता का विषय है। कई बार ऐसे नॉर्मल वो प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग व्यक्तिगत चिंता का विषय
है ना। और कौन सा रोग सामूहिक चिंता का विषय है। तो ध्यान देना, असंक्रामक रोग, क्योंकि ये संक्रमण के कारण नहीं फैलते हैं, इसलिए एक आदमी में ही रहते हैं, है ना। और ये व्यक्तिगत चिंता का विषय है। उसके खुद का तंत्र जब काम नहीं करता है, उसके अंग काम नहीं करते हैं, या यूं कहें कि उसका खुद का कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो होते हैं ऐसे रोग, इसलिए वो व्यक्तिगत चिंता का विषय है। और ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन होते रहते हैं, इसलिए सामाजिक चिंता का विषय है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी, है ना। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहां तक हमने बात की भाई, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष संचरणीय और अप्रत्यक्ष संचरणीय। अब एक बार इसको देखते हैं अपन, असंक्रामक रोग जो हैं इनको भी 5 उप विभागों में बांटा गया है। असंक्रामक जो रोग हैं, जो गैर संचारी रोग हैं, इन्हें भी 5 उप विभागों में बांटा गया है। ये 5 उप विभाग कौन कौन से हैं, है ना। ये 5 उप विभाग कौन कौन से हैं, नॉर्मल में समझने का प्रयास करना। सबसे पहला आता है कि साहब व्यपजनन रोग। पहला कौन सा है? व्यपजनन रोग। नंबर 2, दूसरा आता है हीनता या न्यूनता रोग। हीनता जन्य रोग या न्यूनता जन्य रोग, है ना। एक आता है आपका एलर्जी, एलर्जी वाले रोग, है ना। एक कैंसर, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग हैं जिन्हें एक अदर अन्य रोगों में बांट दिया गया है, अन्य रोग, है ना। जी बिल्कुल, कोरोना डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, प्रत्यक्ष रोग है ना। यह प्रत्यक्ष व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है, ना कि किसी रोग वाहक के द्वारा, है ना। कोरोना कोई मक्खी मच्छर, है ना, भेड़ बकरी लेकर नहीं आती है। कोरोना जो है डायरेक्ट हम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, या किसी व्यक्ति के छुई हुई वस्तु को हाथ लगा लेते हैं, या कोई कोरोना संक्रमित रोगी है उसके बिस्तरों में हम चले जाते हैं, तो उसकी वजह का मतलब है उसके द्वारा टच की गई चीजों को अगर हम टच कर लेते हैं, है ना, और उस टच के कारण हमारे अंदर जब वायरस प्रवेश कर जाता है, तो वो रोग कौन सा है? अपना कोरोना प्रत्यक्ष संचरणीय है ना, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है भाई। हाँ, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि मानव रोगों की अपन बात कर रहे हैं जिसमें असंक्रामक रोग। हमने संक्रामक रोगों को नॉर्मल वे में देखा, अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य, कि संक्रामक रोग 2 तरह के थे, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले, है ना। अब हम देख रहे हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोगों की अगर अपन बात नॉर्मल वे में समझना, गैर संचारी, नॉन कम्युनिकेबल, है ना, तो ये व्यक्तिगत चिंता का विषय है। ये किस चिंता का विषय है? व्यक्तिगत चिंता का। और संचारक जो संक्रामक रोग है वो सामूहिक चिंता का विषय थे। ठीक है, तो असंक्रामक रोग को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 5 वर्गों में बांटते हैं भाई। सबसे पहले देखो, व्यपजनन रोग। सबसे पहला कौन सा है? व्यपजनन रोग। यानी व्यपजनन रोग होता कौन सा है? जब शरीर के मुख्य अंग जो है, यानी शरीर के मुख्य अंग अपने सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो रोग कौन सा हो जाता है? व्यपजनन हो जाता है। ध्यान देना, जब शरीर के मुख्य अंग, यहां नोट कर देता हूं जिससे आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, शरीर के मुख्य अंग सुचारू रूप से काम करना बंद कर दे, सुचारू रूप से काम करना बंद कर दें, तो उससे होने वाला रोग कौन सा है? व्यपजनन रोग। यानी एग्जाम में आपको सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि शरीर का कोई मुख्य अंग जब सुचारू रूप से काम करना बंद कर दे, तो वह असंक्रामक रोगों में कौन सी श्रेणी में लाया जाता है? व्यपजनन रोग में लाया जाता। हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे इसके अलग से। और हीनता जन्य रोग क्या होते हैं? यानी जब हम भोजन करते हैं, न्यूनता जन्य रोग, जिसमें भोजन करते हैं, जब आहार लेते हैं हम, तो हमारे पोषक में, जैसे मान लो कोई निश्चित पोषकों की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो पोषक तत्वों की कमी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? हीनता जन्य या न्यूनता जन्य रोग है।
यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण जो हमें रोग होता है वो हीनता जन्य या न्यूनता जन्य रोग कहलाता है। ठीक है भाई। अगले हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी की बात है कि जब हमारा शरीर किसी चीज से क्या करता है, अति संवेदनशील होता है। जैसे मिट्टी से हमारे क्या है कि जैसे हम धूल के कणों के आसपास जाते हैं, धूल के कण उड़ते हैं, हम उनके आसपास जाते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती है। क्यों? हम अति संवेदनशील है, हमारी बॉडी उसको मतलब कि सहन नहीं कर पाती है ना। तो जब यूं कह सकते हैं कि यानी कोई भी बाह्य पदार्थ, कोई भी बाहरी पदार्थ है ना के लिए हमारा जो शरीर है अति संवेदनशील होता है। किसी भी बाहरी पदार्थ के लिए हमारा शरीर क्या होता है, अति संवेदनशील होता है। हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तब हमें उससे एलर्जी हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। अरे किसी को खीर खाने से एलर्जी हो जाती है, क्यों? क्यों कि खीर उसकी बॉडी सहन नहीं कर पाती है ना। खीर से उसकी बॉडी की बढ़ती नहीं है कुल मिलाकर के, है ना, कि साहब इसलिए उसको एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, किसी व्यक्ति से भी एलर्जी हो जाती है। कैसे? कि उस व्यक्ति को देखते ही भाई साहब अपना शरीर जो है वो 3-5 करने लग जाता है कि नहीं भाई साहब इस व्यक्ति को तो मैं अभी जमा दूं ढंग से। क्यों? क्योंकि सिंपल सी एक बात है, उस व्यक्ति से मैं क्या होगी, एलर्जी हो गई। यानी किसी भी बाहरी पदार्थ के लिए हमारा शरीर जो है वो उसको सहन नहीं कर पाता है ना, उसके लिए अति संवेदनशील हो जाता है। तो अति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी हो जाती है। बात करूं कैंसर, यानी कैंसर जो है कोई भी हमारे शरीर में कोई तत्व ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो कोशिकाएं या उत्तक जो है, कोशिका या उत्तक की अगर मैं बात करूं तो उनकी अनियंत्रित वृद्धि, कोशिका या उत्तक की जब अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। कोशिका या उत्तक की अनियंत्रित वृद्धि के कारण, यानी कोई शरीर की कोई कोशिका ज्यादा बढ़ गई, कोई उत्तक ज्यादा बढ़ गया, है ना, कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है ना। कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है। तो कोई भी कोशिका जो है वो अगर ज्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो उसके कारण कैंसर हो जाता है। ठीक है। अदर रोगों की बात करें तो अलग कई कई भौतिक कारणों से और भी कई रोग होते हैं, उन्हें अन्य रोगों में बांटा गया है कि अन्य भौतिक कारणों से, भौतिक कारणों से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, अदर रोग। यानी कहने का मतलब कई भौतिक कारण हो सकते हैं, उनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उन सभी रोगों को अन्य रोगों में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से अपन असंक्रामक रोगों को कितने भागों में बांटते हैं, ध्यान देना, असंक्रामक रोगों को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करना कि हमने पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी डिजीज की बात कर रहे हैं, मानव रोगों की बात कर रहे हैं, उनके कारण और उपचारों की भी हम बात करेंगे। लेकिन मानव रोग है ना, मानव रोगों की जब चर्चा होती है तो रोगों को कितने भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सिंपल वे में माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए कि मानव रोगों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जन्मजात और उपार्जित। बोलो मेरे साथ, जन्मजात और उपार्जित। जो जन्म से ही हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं, है ना। और जो जन्म के बाद विकसित होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड कहते हैं। उपार्जित रोगों को हमने फिर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। बिल्कुल सिंपल वे में समझना कि उपार्जित रोगों को हमने फिर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, एक संक्रामक और दूसरा असंक्रामक, यानी संचारी और गैर संचारी, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। यानी कम्युनिकेबल जो रोग होते हैं, संक्रामक होते हैं, एक व्यक्ति से कोई भी संक्रमित जो व्यक्ति होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं, यानी एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाने वाले रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, है ना। इनके लिए रोग कारक होते हैं, इनके विशेष रूप से क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं। जैसे विषाणु से होते हैं, कई जीवाणु से होते हैं, कई प्रोटोजोआ से होते हैं, कई कृमि से होते हैं, ठीक है ना। और ये संक्रामक रोग सामाजिक चिंता का विषय होते हैं। जबकि जो गैर संचारी, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, ये किसी न किसी विशेष कारण से होते हैं। या तो हमारे शरीर में कोई अंग जो है ये काम करना बंद कर देता है तब हो जाते हैं, या पोषक तत्वों की न्यूनता आ जाती है तब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह के रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, है ना। हमने संक्रामक को भी 2 भागों में बांट दिया, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो प्रत्यक्ष संचरणीय होते हैं वो चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, काली खांसी होते हैं, है ना, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रत्यक्ष संचरणीय। अप्रत्यक्ष संचरणीय की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई रोग वाहक जो होता है
है ना। जैसे मक्खी मच्छर ये रोग वाहक होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, साफ सिंपल सी बात है, मक्खी जो है ये वाहक होती है केवल, और मच्छर जो है ना, ये क्या होते हैं रोग वाहक। इनके बारे में अलग अलग हम और देखेंगे, फिलहाल सिंपल में इतना समझो, कोई भी रोग वाहक लाता है हमारे खाने में या हमारे डायरेक्ट शरीर में भेज देता है उस वायरस को, तो उससे जो रोग होते हैं वो अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग यानी अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग कहलाते हैं। बस सिंपल सी बात है। इसमें हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, इसके अलावा अमीबा जो है उसकी बात कर लो, अमीबा की बात कर लो, अमीबा पेचिस जो होता है ना, अमीबा पेचिस, वो रोग हो जाता है इसमें। तो कहने का मतलब समझना कि ये होते हैं अप्रत्यक्ष संचरणीय। अब हम बात करें असंक्रामक की बात करते हैं। तो असंक्रामक रोग जो है इनको हमने 5 भागों में बांट दिया, व्यपजनन, हीनताजन्य, एलर्जी, कैंसर और अन्य रोग। व्यपजनन रोग जो शरीर में कोई अंग सुचारू रूप से काम करना जब बंद कर देता है, कोई भी अंग काम करना जब बंद कर देता है तो व्यपजनन रोग हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। हीनताजन्य रोग, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हीनताजन्य रोग हो जाते हैं, है ना। एलर्जी, जब हमारा शरीर अति संवेदनशील होता है किसी किसी चीज को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, है ना, अति संवेदनशील होता है हमारा शरीर, उसको सहन नहीं कर पाता, है ना, तो हमारे शरीर में दिक्कत होने लग जाती है और वही क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। ठीक है। कैंसर, जब हमारी कोई कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होती है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, और किसी न किसी कोशिका की जब अनियंत्रित बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि होना शुरू हो जाए तो उससे कैंसर हो जाता है ना। अन्य रोगों में कोई भी भौतिक कारण से कई प्रकार के रोग होते हैं, उनको अन्य रोगों में हम लेंगे। ठीक है साहब। अब हम एक एक की बात और करते हैं थोड़ा विशेष रूप से। यहां तक बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा। ठीक है भाई। अब देखो, बिल्कुल सिंपल वे में अपने रोग क्लियर हो जाएंगे। अब यहां अपन देखते हैं, कुछ शब्दों के ऊपर गौर कर लें। रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है, वाहक क्या है, परजीवी क्या है, पोषक जो परपोषी क्या है, ग्रसन क्या है। इनसे सिंपल से प्रश्न पूछ जाते हैं। आशय क्या है, यहां से एग्जाम में काफी सारे प्रश्न आ जाते हैं, है ना, सीधा सीधा। तो अपने को देख लेना है, अपन पूरा टॉपिक तभी समझ में आएगा जब हमारे ये चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पैथोजन की, रोग जनक की। पैथोजन, रोग जनक क्या है भाई, ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं रोग जनक की, तो एक जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारक होता है, ऐसा जीव जिससे रोग उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, पैथोजन। एक जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारक होता है वो रोग जनक या पैथोजन कहलाता है ना। जिससे रोग, जैसे विषाणु है, कोई भी विषाणु है ना, कोई भी जीवाणु है, कोई भी प्रोटोजोआ है, कोई भी कृमि है, उससे क्या होता है कि वो रोग उत्पन्न करते हैं, वो रोग के जनक हैं। रोग के क्या है, जनक, इसलिए उन्हें पैथोजन या रोग जनक या रोग कारक भी कह सकते हैं, रोग कारक भी कह सकते हैं। इसलिए नाम का ध्यान रखना थोड़ा सा। हम रोग वाहक को, रोग कारक को एक बार एक जगह ले लेते हैं, है ना। काफी सारी समस्या है, मैंने जब पहले क्लास में देखा है, काफी बच्चों की ये समस्या आती है, सर रोग वाहक, हमने तो रोग वाहक सही किया था, रोग वाहक नहीं भाई, रोग जनक अलग है, रोग वाहक अलग है। इसलिए ध्यान देना, रोग जनक या पैथोजन जो होता है, एक ऐसा जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारक होता है, ठीक है, वो रोग जनक होता है। दूसरी बात करें परजीवी की, अपन बात करें परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, सिंपल वे में समझना, जो कि अगर पैरासाइट की मैं बात करूं, सिंपल सी बात, पैरासाइट, पैरासाइट होते क्या है ना, जो मतलब कि किसी परपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं, किसी परपोषी से जो आश्रय प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, है ना। जो किसी भी परपोषी से आश्रय प्राप्त करते हैं या फिर भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। तो परपोषी क्या होते हैं भाई, परपोषी से आश्रय, है ना, शरण, परपोषी के शरण आते हैं, परपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं, तो परपोषी क्या होते हैं, होस्ट। परपोषी जिन्हें हम होस्ट कहते हैं, होस्ट,
ये क्या होते हैं भाई? परपोषी बोल तो होस्ट होते क्या है, सिंपल वे में समझना। परपोषी या होस्ट की अगर अपन चर्चा करें, जैसे मान लो जो दूसरों के ऊपर फैलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर, है ना, एक शरीर के अंदर कोई भी रोगजनक जो होता है वो जीव जब आश्रय पा लेता है, कोई भी रोगजनक जीव, कोई जीवित शरीर है, कोई व्यक्ति का जीवित शरीर है या कोई भी व्यक्ति है, उसके या तो ऊपर निवास करते हैं या उसके अंदर निवास करते हैं। परपोषी जो है ना हमेशा किसी भी शरीर के ऊपर या अंदर निवास करते हैं, है ना, तो वो परपोषी होते हैं। इन्हीं परपोषी की शरण में परजीवी आ जाते हैं, इन्हीं परपोषियों की शरण में क्या आ जाते हैं, परजीवी आ जाते हैं, है ना। इतना ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल वे में ये शब्द है ना। मैं 5-7 शब्दों की बात करूंगा, ज्यादा शब्दों की यहाँ बात नहीं करूंगा, बाकी साथ हम करते रहेंगे। यहाँ 5-7 शब्दों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करना। देखो, एक होता है ग्रसन, है ना, इन्फेस्टेशन, है ना, एक होता है इन्फेक्शन, एक इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन क्या होता है, ग्रसन क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। ग्रसन, इन्फेस्टेशन, है ना। इन्फेस्टेशन क्या होता है या फिर ग्रसन क्या होता है? इन्फेक्शन अलग होता है, इन्फेस्टेशन अलग होता है। यानी जब बहुत सारे, जैसे कोई रोगी का बिस्तर है, मैं बात सिंपल में कर रहा हूं, है ना, कि साहब ग्रसन क्या होता है कि परपोषी का जो शरीर है, परपोषी है, परपोषी का जो शरीर होता है उसकी सतह पर या इसके जो वस्त्र होते हैं, है ना, परपोषियों के जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों में एक बहुत अधिक संख्या में परजीवी निवास करते हैं, है ना। जब बहुत अधिक संख्या में किसी परपोषी के शरीर पर बहुत अधिक संख्या में जब परजीवी निवास करें, है ना, या इनके वस्त्रों में बहुत अधिक संख्या में जब परजीवी निवास करें, तो वो ग्रसन कहलाता है। यानी बहुत अधिक संख्या में परजीवियों का पाया जाना, वो ग्रसन या इन्फेस्टेशन होता है। कहने का मतलब समझना कि बहुत अधिक संख्या में जब परजीवी निवास करने लग जाते हैं, कहां पर, परपोषियों के वस्त्रों में या परपोषियों की सतह पर, है ना, जहां परपोषी हैं, है ना, जिस शरीर के अंदर परपोषी हैं वहां पर, या जिस शरीर के ऊपर परपोषी हैं वहां पर क्या होता है कि परजीवी आकर जमा हो जाते हैं, क्योंकि परजीवी इन्हीं से तो जीवित रहते हैं, इन्हीं की तो शरण में परजीवी रहते हैं। परजीवी जो है, पैरासाइट जो होते हैं, वो होस्ट के ऊपर रहते हैं या होस्ट के अंदर रहते हैं, है ना। खास बात ध्यान में रखना कि होस्ट की शरण में आते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरासाइट जो है होस्ट की शरण में आते हैं, यहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो जब बहुत अधिक संख्या में परजीवियों की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं ग्रसन या इन्फेस्टेशन कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। अब मैं बात करूं वेक्टर्स की, है ना। वेक्टर बोले तो रोग वाहक, रोग वाहक की मैं बात कर रहा हूं, वेक्टर। तो ये क्या करते हैं कि साहब रोग को उठा करके, जैसे मान लो रोग जनक को आश्रय देते हैं, वेक्टर जो क्या करते हैं, इसको आश्रय देते हैं, रोग जनक को आश्रय देने वाले ये क्या कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मैंने बात की थी मलेरिया की, है ना, तो जो इन्फ्लुएंजा जो मच्छर है, जो एनाफिलिस मच्छर जो है अपना आता है, कि एनाफिलिस जो मच्छर आता है, उस मच्छर की अगर अपन बात करें नॉर्मल वे में समझना कि रोग जनक अलग है, मलेरिया का रोग जनक अलग है, रोग वाहक ये मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। ये क्या करता है, सॉरी जीव उछल रही है ना, तो ध्यान देना कि साहब ये वहां यानी अपने शरण में, ये मच्छर जो है अपनी शरण में मलेरिया के रोग जनक को शरण देता है, उसको भोजन देता है, उसको पालता है, पोसता है ना। बाद में मानव शरीर के आसपास आता है, डंक मारता है और उसके साथ में ही उस वायरस को अंदर पहुंचा देता है, यानी पालने का काम भी करता है। रोग वाहक जो है ये रोग जनक को पालता भी है, रोग जनक को पालता भी है और शरण भी देता है और दूसरी जगह पहुंचाता भी है ना, मानव शरीर तक पहुंचाता भी है। तो ध्यान देना, रोग वाहक या वेक्टर कौन हैं, जो रोग जनक को शरण भी देते हैं, उनको पालते भी हैं, पोसते भी हैं और दूसरी जगह यानी रोग को फैलाने का काम भी करते हैं, उन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहा जाता है। एक सिंपल सी बात, एक होता है वाहक, कैरियर,
वाहक होता है। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वाहक या कैरियर। भाई कैरियर क्या होता है, वाहक क्या होता है, सिंपल वे में समझना। ये क्या करते हैं कि ये रोग को भाई शरण नहीं देते हैं, है ना। रोग को जनक को जो रोग जनक को ये तो देता है शरण, है ना, और पालता पोसता और आगे तक पहुंचाता है, ट्रांसमिशन भी करता है। लेकिन वाहक जो कैरियर होता है, जैसे मक्खी है, मक्खी हैजे को फैला देती है। कैसे फैला देती है, वो शरण थोड़ी देती है, सॉरी, मक्खी जो है ये हैजे को फैला देती है, लेकिन शरण थोड़ी देती है। सिंपल सी एक बात है, कहने वाला हैजे के जो वायरस होते हैं उन्हें यह आगे तक लेकर जाती है। कहने का मतलब समझना, जैसे ये गंदे जगह पर, गंदे पदार्थों में, है ना, गंदी जगह जाकर बैठ जाती है मक्खी, और वहां से क्या करती है कि साफ उसके चिपक जाता है रोगजनक, है ना। ये उड़ती उड़ती हमारे रसोई घर में आती है, वहां भोजन पर बैठती है और रोगजनक भोजन में चला जाता है, वहां पर चिपक जाता है। हम उस भोजन को करते हैं और उसके कारण, यानी डायरेक्ट जो है ये मक्खी अपने भोजन को अपने यहाँ ट्रांसमिशन नहीं किया, वो केवल वाहक है, वो उसको पालती नहीं है, केवल लाकर छोड़ती है, पालती नहीं है। रोगजनक को पालने वाले तो रोग वाहक कहलाते हैं, पालने पोसने से लेकर के फैलाने का काम रोग वाहक करते हैं। लेकिन वाहक जो कैरियर्स होते हैं, ये मक्खियां होती है विशेष रूप से, ये उसको पालती नहीं है, पोसती नहीं है, बल्कि केवल फैलाने का काम करती है, तो ये वाहक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक और है रिसर्वायर की बात करता हूं मैं, है ना, रिसर्वायर की बात करता हूं, यानी कि आश्रय की मैं बात करूं, आश्रय की अगर बात की जाए, ध्यान देना थोड़ा सा, आश्रय क्या होता है ना, यानी रीसर्वर क्या होता है, सिंपल से रीसर्वायर, है ना, थोड़ा सा रीसर्वायर क्या होता है। आश्रय की जब बात की जाती है, यानी एक जीव जो बहुत अधिक संख्या में रोगाणुओं को आश्रय प्रदान करता है, लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता है। आश्रय प्रदान करने वाला एक ऐसा जीव जो बहुत ज्यादा संख्या में रोग जनकों को आश्रय देता है, रोगाणुओं को आश्रय देता है कि आप मेरे पास रहो, कतई समस्या ना है, लेकिन स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आश्रय कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है आपको ध्यान में रखने हैं। रोगजनक पैथोजेंस क्या होते हैं, परजीवी पैरासाइट क्या होते हैं, परपोषी होस्ट क्या होते हैं, ग्रसन इन्फेस्टेशन क्या होते हैं, रोगवाहक वेक्टर क्या होते हैं, वाहक कैरियर क्या होते हैं, आश्रय रिसर्वायर क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूं कि साहब अपने रोगों की, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आ जाता हूं। ये कुछ शब्दावलियां थी, अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। विषाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कृमि से होने वाले रोग, यानी संक्रामक रोगों की मैं बात करता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज सबसे पहले संक्रामक रोग। संक्रामक रोग होते कौन कौन से हैं, ध्यान देना भाई, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, है ना। और संक्रामक रोग विषाणु से होने वाले रोग भी होते हैं, ये जीवाणु से भी होते हैं, ये प्रोटोजोआ से भी होते हैं, और ये कृमि से भी होते हैं। यहां से भी आपके सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है, निम्न में से कौन सा रोग जो है, कौन सा रोग वायरस जनित है, या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है ना, और निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, निम्न में से कौन सा रोग कृमि से होता है। तो एक एक को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले विषाणु से होने वाले रोग, यानी विषाणु से कौन कौन से रोग अपने फैलते हैं। तो विषाणुओं की अपन बात करें, है ना, तो एक एक की अपन पढ़ लेते हैं। तो एक एक को पढ़े, मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाता हूं एक एक रोग को, है ना, बिल्कुल सिंपल वे में समझना। कोई रेखा नाम की कन्या है, किस नाम की कन्या है, रेखा नाम की कन्या है, वो हमें हिट करके पोचे छोड़ के चली गई, पोचे छोड़ के चली गई, है ना। सिंपल वे में समझना, अपन नॉर्मल वे में याद करते हैं कि रेखा हमें हिट करके
पोचे छोड़ के चली गई, है ना। या फिर इसका कोई महत्व नहीं है तो अपनी इतना भी कर सकते हैं कि पोचे छोड़ गई। रेखा क्या छोड़ गई? पोचे छोड़ गई। ध्यान देना, उन्हें याद करने का कोशिश करना। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। पोचे को पोचे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। रेखा क्या छोड़ गई? पोचे छोड़ गई, है ना। अब पोचा थे लगाओ, सिंपल वे में समझना। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। सिंपल वे में रे से रेबिज, रे से क्या होता है? रेबिज। ये विषाणु से यानी वायरस से होने वाला रोग है। ख से खसरा, खसरा भी किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है खसरा भी, विशेष ध्यान देना, है ना। है से हर्पिस, है ना। हर्पिस को हर्पिज भी बोलते हैं। हर्पिस भी किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। ये फेमस रोग है भाई, है ना, बहुत ही फेमस रोग है। में से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस कि साहब रेबिज, रे से रेबिज, ख से खसरा, ख से क्या है भाई? खसरा, है ना, विशेष ध्यान देना, खसरा। और है से हर्पिज, और मैं से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। फिर हम बात करते हैं ही से हिपेटाइटिस, हिपोटाइटिस, हिपोटाइटिस जिसको हम बोलते हैं पीलिया। हिपोटाइटिस को हम क्या बोलते हैं? पीलिया। टा से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। भाई ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी तो सारे रोग आपको लगभग लगभग याद रह जाएंगे, है ना। फिर आते हैं, ये साइलेंट है यहां पर, है ना, करके से कोई मतलब नहीं है। पो से पोलियो, पोलियो। ए से एडस, एड्स। चे से चेचक, ध्यान देना, चे से चेचक, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। पुनः एक बार रिपीट कर लेना। रे से रेबिज, रे से क्या है भाई? रेबिज, है ना। ख से खसरा, है से हर्पिस, मे से मेनिनटाइटिस, ही से हिपोटाइटिस, टे से ट्रेकोमा। करके ये साइलेंट रहेगा, ये क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। पो से क्या है भाई? पोलियो, विशेष ध्यान देना, पो से पोलियो आएगा। हिपेटाइटिस को अपन क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। यह है पोलियो। ऐसे एड्स, ऐसे क्या होगा? एड्स होगा, विशेष ध्यान देना। चे से चेचक, चे से चेचक, है ना। और फिर आता है अपनी छो से छोटी माता, छो से छोटी माता। डे से डेंगू, डे से क्या है? डेंगू। और ये गैस साइलेंट रहेगा। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान देना, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। सीधा सीधा प्रश्न है आपके सामने कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। भाई विषाणुओं से, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रेबिज, खसरा, हर्पिस, मेनिनटाइटिस, मेनिनजाइटिस, हिपोटाइटिस जिसको हम पीलिया कहते हैं, है ना। टैसे ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। ध्यान में रह जाएगा कि रेखा याद कर लेना। कौन भाई? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़कर चली गई। तो ध्यान में रह जाएगा कि रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ के चली गई। तो रे से रेबिज, ख से खसरा, है से हर्पिस, मे से मेनिनजाइटिस, ही से हिपोटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, पो से पोलिया, ए से एड्स, चे से चेचक, छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अब एक एक रोग को हम पढ़ते हैं कि भाई रेबिज किससे होता है, खसरा किस, सभी रोग हो जाएंगे ध्यान में, बिल्कुल सभी रोग आपके एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, है ना। हम बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, बड़े आनंद के साथ में, है ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रे से रेबिज होता है। रेबिज का रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है? रोग कारक तो क्या है, रोग वाहक क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज क्या है?
है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। खसरा किससे होता है ना। तो ये चीजें एक एक अपन पढ़ेंगे, आज के लिए काफी है, कल अपन इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, बाकी अन्य रोग भी हमारे कल होते जाएंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, है ना। एक बार मुझे आप बता दें, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई क्या, है ना, फटाफट से आप अपना कमेंट बॉक्स में दें।